नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों ये चल रही है हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों की सीरीज, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश का जिला अशोकनगर के बारे में। अशोकनगर के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जैसे इसका इतिहास, इसमें पर्यटन स्थल, जनसंख्या कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, साक्षरता दर कितनी है, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में। इससे पहले मैं 3-4 जिलों के बारे में कवर कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। किसी भी मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है ना, समझ लो एक बार पढ़ लो, जिंदगी भर आपको ये याद आएगा। एमपीपीएससी हो गई, एमपीईएसबी के जितने भी एग्जाम हो गए, जैसे अभी महिला सुपरवाइजर वर्ग 1 2 3, पुलिस कांस्टेबल, एक्साइज ड्यूटी में जो कांस्टेबल की आबकारी में जो वैकेंसी आई है ना, एमपी पुलिस के जितने भी एमपी एसआई कांस्टेबल, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इतिहास की। भैया इतिहास जानेंगे तो ही तो आगे जानेंगे ना। तो इतिहास की बात करते तो जो वर्तमान जो हमारा अशोकनगर है ना, इस जिले का क्षेत्र महाभारत जो काल था ना, उसमें शिशुपाल के चेदी राज्य का भाग था। यानी कि जो अभी वर्तमान में जो अशोकनगर का जितना भी एरिया है ना, जब महाभारत काल चलता था उसमें जो 16 जनपद चलती थी, जो चेदी राज था, अब मध्य प्रदेश में दो ही था ना, अवंती और चेदी, तो ये चेदी राज्य का भाग था। एम जनपद काल में चेदी जनपद था, जो चेदी जनपद था ना, वो अशोकनगर का ही, मतलब अशोकनगर का हिस्सा भी उसमें आता था। मध्ययुगीन काल में चंदेरी राज्य का भाग था। यानी कि अलग अलग जो काल चले, महाभारत काल में शिशुपाल के बाद चेदी राज्य का हिस्सा था, जब महाभारत काल में शिशुपाल का राज्य चलता था, जिसके बाद जो जनपद काल चला उसमें चेदी जनपद था ये, और जो मध्ययुगीन काल चला था उसमें चंदेरी राज्य का भाग था, क्योंकि ये अशोकनगर के अंतर्गत ही तो चंदेरी आता है ना। चंदेरी का किला वगैरह आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व चंदेरी क्षेत्र अशोकनगर जिला का क्षेत्र, यानी कि जो चंदेरी का जो क्षेत्र है, जो अशोकनगर जिले का जो क्षेत्र है अभी जहाँ चंदेरी पड़ता है, वो अवंती, दरसाण एवं चेदी जनपद में आता था। यानी कि कुछ कुछ हिस्से जो अभी अशोकनगर में हैं, अशोकनगर के जो कुछ क्षेत्र है, पहले वो उसका कुछ हिस्सा अवंती में आता था, दरसाण में आता था, चेदी जनपद में तो आते ही आता था, उसमें आता था। और ये इतिहास आपसे पूछा जाता है, इसलिए इतना गहराई से पढ़ा रहा हूँ। सब ऑफिशियल वेबसाइट का डाटा है, कुछ भी फेक नहीं है। अब जो ये है ना, तो जो नंद, मौर्य, शुंग एवं मगध राज्यों का भाग रहा है, यानी कि इस पे जो अशोकनगर में किन किन राजाओं का शासन रहा है, तो नंद वंश का रहा है, मौर्य वंश का रहा है, शुंग वंश का रहा है, मगध का रहा है, इन राज्यों का भाग रहा है ये अशोकनगर का जो क्षेत्रफल है अभी। यानी अशोकनगर बहुत पुराना है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो महान सम्राट अशोक थे ना, वो उज्जैन जीतकर जाते समय एक रात इस क्षेत्र में रुके थे। किस में? अशोकनगर में। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम अशोकनगर पड़ा। अब आपसे पूछा जाए कि भाई अशोकनगर ही क्यों बोलते हैं इसको, और कुछ नाम क्यों नहीं है? तो क्या है कि जब वो, आपको पता है कि अशोक सम्राट इतने बड़े राजा थे, और जिसके बाद उनकी बीवी कहाँ, उनकी जो पत्नी थी वो उज्जैन में थी, फिर जिसके बाद ये भी वहाँ के राज्यपाल रहे थे, कहाँ के? उज्जैन के, है ना, अवंती अवंती थे। तो ये वहाँ से जीत कर जब जा रहे थे ना, तो एक समय एक रात वहाँ रुक गए थे, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? अशोकनगर पड़ गया। नागा राजवंश, मगध, शुंग एवं शकों का शासन पूर्ण होने के पश्चात, जब इनका शासन पूर्ण हो गया उसके पश्चात गुप्त एवं मोखोरी के शासन चले, और इसके बाद हर्षवर्धन साम्राज्य का भाग बना है ये हमारा चंदेरी का जो हाल फिलहाल जो क्षेत्रफल है, चंदेरी नहीं, अशोकनगर। 8वीं 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह प्रतिहार राजपूत वंश के अधीन हो गया। मतलब इतिहास की बात करें तो इतने राजाओं ने इस पर राज किया। धीरे से वीडियो 2 बार देख लेना, आराम से देख लेना, सब याद हो जाएगा, है ना। अब प्रतिहार राजवंश के 7वें वंशज कौन थे? राजा कीर्तिपाल, है ना। प्रतिहार राजवंश के 7वें वंशज कौन थे? राजा कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने 10वीं 11वीं शताब्दी ईस्वी में चंदेरी शहर की स्थापना की। और आपसे ये क्वेश्चन हजारों बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और पूछा ही जाता है कि चंदेरी शहर की स्थापना किसने की? तो राजा कीर्तिपाल। राजा कीर्तिपाल कौन से वंश का था? तो ये प्रतिहार वंश का था। कब, कौन से नंबर का? तो 7वें नंबर का वंशज था प्रतिहार, क्योंकि प्रतिहार वंश तो बहुत बड़ा है। कब? 8वीं 9वीं शताब्दी से, उससे भी पुराना है। मध्य प्रदेश में तो बाद में आया, लेकिन इसके ना, इसका जो 7वां वंशज था राजा कीर्तिपाल, तो राजा कीर्तिपाल ने ही चंदेरी शहर की बसाया था, चंदेरी शहर की स्थापना की थी, है ना। कि एम अपनी राज्य की राजधानी भी बनाया था। किसको? चंदेरी को। और चंदेरी किसके अंतर्गत आता है? अभी अशोकनगर जिले में ही तो आता है।
प्रतिहार वंश समाप्त होने के बाद, अब भैया ऐसा तो नहीं कि लॉन्ग टाइम अमर होके आए, इनके बाद क्या हुआ, इसके बाद आ गया वह जिजाक भुक्ति। चंदेल ने भी यहाँ संक्षेप में शासन किया, संक्षेप में थोड़ा बहुत शासन किया, छोटा ही किया लेकिन किया। जिजाक भुक्ति नाम सुना ना, ये तो पढ़ा ही होगा जिजाक भुक्ति। चंदेरी राज्य की 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महमूद गजनवी के हमलों के बार बार प्रभावित हुआ, यानी कि जो महमूद गजनवी ने हमले किए थे ना, कितने बार किए थे बता दो नंबर। तो महमूद गजनवी में जो हमले किए थे ना, उससे ये प्रभावित रहा है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी 11वीं शताब्दी के बाद, है ना, पता है ना, अपन ने इतिहास पढ़ रखा है। स्थापना के बाद तुर्क, अफगान और मुगलों ने यहाँ शासन किया, यानी कि ये कोई आज का नहीं है, इसमें शासन चले आ रहा है। काफी धन्यदान और अमीर जिला कह सकते हो आपको। चंदेरी बुंदेला शासक मोहर प्रहलाद के शासन काल के दौरान, कौन चंदेरी बुंदेला शासक थे, कौन मोर प्रहलाद के शासन काल के दौरान ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया ने चंदेरी पर हमला करने के लिए जनरल जॉन बैप्टिस्ट को भेजा था। अब देखो भाई, अब ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, उस समय की बात है, थोड़ी बहुत बेईमानी होता है। चंदेरी किसने भेजा था, दौलत राव सिंधिया ने। और पहले ये आपको पता ही है, तो इतिहास हम पढ़ चुके हैं कि जो सिंधिया है वो पहले अंग्रेज के लिए काम करते थे, ये तो बात जग जाहिर है, लेकिन ठीक है, उस समय की जो स्थिति रही है वो कर ली, है ना। उसने चंदेरी, ईशागढ़ और आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया। किसने, ये जनरल जॉन बैप्टिस्ट ने। चंदेरी के अंतिम बुंदेला शासक कौन हुए, राजा मर्दन सिंह ने सन 1857-58 ईस्वी में एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सर्वोच्च बलिदान दिया। और धीरे धीरे जब देश आ जाए, जब देखिए इसमें भी अंग्रेज का कब्जा हो गया, ये जनरल जॉन बेस्टिक का। फिर जब 1857 की जो क्रांति चल रही थी जब आज़ादी में, तो इसका अंतिम शासक कौन था, बुंदेला। क्योंकि भाई बुंदेला के इसी पे तो इन्होंने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। किसने, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो जाहिर सी बात है, बदले की आग तो भड़केगी। तो बदले की आग भड़कने के लिए जो इनका अंतिम बुंदेला शासक कौन था, राजा मर्दन सिंह। और ये पूछे जाते हैं भाई कि चंदेरी से 1800 या अशोकनगर से 1857 में किसने भाग लिया। ये एमपीपीएससी तो ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछती है। तो बुंदेला शासक कौन थे, राजा मर्दन सिंह ने। इन्होंने सन 1857-58 में जो क्रांति चली थी, उसमें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सर्वोच्च बलिदान दिया था। तो बहुत खास है हमारा अशोकनगर। अब ये तो हो गई इसके इतिहास की बात। इसकी कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आपसे तो सब कुछ मैं पूरा का पूरा जिला कवर करवाऊंगा ना यार। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर देना। और पूरे जिलों की जानकारी पाने के लिए इसी प्रकार पूरे जिलों की वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया करो यार। जितने लोग देखोगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा। हाँ, बच्चों को समझ में आ रहा है, स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा पढ़ाने का मन होता है यार। अब बात कर लेते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति। तो अशोकनगर सिंध और बेतवा नदियों के बीच मध्य प्रदेश में उत्तरी भाग पर स्थित है। यानी कि आपको अगर इसकी लोकेशन पूछी जाए तो मध्य प्रदेश का मैप उठाओ, मैप बना लो, और उसके उत्तरी भाग में, यानी उत्तरी भाग यानी कि जी, यानी कि ऐसे हमारा ये मध्य प्रदेश है ना। अरे ये हमने ऐसे मोटा बना, तो उत्तरी भाग में, यानी कि इधर की तरफ है ना, या यहाँ पे यहीं तो है चंदेरी, अशोकनगर, ये सब। तो उत्तरी भाग में अगर हम ऐसे ऐसे बांट देते, ये उत्तर हो गया है, ये नीचे का दक्षिण होगा, ऐसे बांट देती है, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। तो उत्तरी भाग में स्थित है, अगर आपसे इसकी लोकेशन पूछी जाए तो। ठीक है, आप इसको मिटा देते अपन, है ना, क्योंकि ज़्यादा मैप इतना सुंदर तो अपन ने बनाया नहीं। तो उत्तरी भाग में स्थित है ये मालवा पठार के, जो मालवा का पठार है, मालवा पठार के उत्तरी भाग के अंतर्गत आता है। जो मालवा का पठार तो बहुत बड़ा है, कोई एक जिला तो उसमें आता ही नहीं, सबसे बड़ा मालवा का पठार ही है। और पठारों के बारे में मैं पहला वीडियो बना चुका हूँ। सारे पठारों, पर्वत, पहाड़ियाँ देख लेना चैनल पे आके, तो देखो। तो ये मालवा पठार के उत्तरी भाग के अंतर्गत आता है। हालांकि जिले के मुख्य भाग जो आता है उसके, लेकिन जो मुख्य भाग है वो बुंदेलखंड के पठार में स्थित है। यानी कि ये दो पठारकों में आता है। एक तो मालवा का पठार भी का कुछ हिस्सा आता है, उत्तरी भाग मालवा के पठार के अंतर्गत आता है, और जो मुख्य भाग है वो बुंदेलखंड के पठार के में आता है। भौगोलिक दृष्टि से जिला, अब ये अक्षांश वक्षांश तो आप इस जिले के तो रहने वाले हो, तो पढ़ लो। 24.34 अक्षांश और 77.43 देशांतर। ये अक्षांश देशांतर क्या होता है मैंने वीडियो बना रखा है। मध्य प्रदेश का भूगोल आप जाके देखो, आपको सब याद हो जाएगा। अब जिले के पूर्वी और पश्चिम सीमाएं, जो पूर्वी सीमाएं यानी कि जो मैंने मैप बनाया, तो जो ऐसे ऐसे जो मैप बनाया था उसकी पूर्वी सीमाएं और पश्चिम सीमाएं नदियों के द्वारा अन्य जिले की सीमाओं से विभक्त होती है। यानी कि नदियां ही इसकी बाउंड्री बनाती है। फिर से मैप बना दे क्या, मोटा मोटा ऐसे कच्चा कच्चा। अब अपन को तो इतना आता नहीं, ऐसा है ना हमारा मध्य प्रदेश, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर लो। ये तो भारत का मैप बन रहा है, नहीं भारत का नहीं है यार।
मध्य प्रदेश का ये। हाँ, तो ये पूर्वी और ये पश्चिमी, तो ये है ना, ये देखिए पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं नदियों के द्वारा अन्य जिले की सीमाओं से विभक्त होती है। इधर जो जिला है, इधर जो जिला है, बेतवा जिले के पूर्वी भाग में बहती है। तो ये जो इधर है ना, इधर बेतवा बहती है, ये पूर्वी भाग में बहती है, जो कि सागर जिला एवं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से विभक्त होती है। तो इधर कौन सा जिला है, इधर हमारा सागर है, यहाँ ऊपर ललितपुर है, इधर सागर है, तो इससे अलग होती है। तो कहने का मतलब है कि अशोकनगर की सीमाएं पूर्व में किससे लगती है, तो अब अशोकनगर की पूर्व सीमा किससे लगती है, जिला सागर से लगती है। और किससे लगती है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर से लगती है बस। तथा सिंध मुख्य नदी के रूप में पश्चिमी सीमा के साथ बह रही। तो ये जो पश्चिमी सीमा है ना, इसमें सिंध नदी बहती है। मतलब दो नदियां, मतलब महान, मतलब खास है, कौन सी, सिंध और बेतवा। और ये अशोकनगर के लिए क्या है, जीवनदायिनी है, मतलब पानी की पूरी व्यवस्था यहीं से होती होगी, है ना भाई। जिसके बाद बात कर लेते हैं कि अशोकनगर पूर्व में, यानी पहले क्या, पछार के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अशोक तो जब बाद में, भाई इससे पहले तो कुछ नाम ना नाम तो होगा ना भाई, अशोक तो बाद में आए थे जब उज्जैन जीत के आ रहे थे, तब की बात, इससे पहले की भी तो बात हो रही। तो पछार के नाम से जाना जाता है। अशोकनगर देश भर में बड़ी अनाज मंडी और सरबती गेहूँ, हमारा सीहोर है ना, सीहोर तो सबसे फेमस है, लेकिन अशोकनगर भी सरबती गेहूँ के लिए जाना जाता है। 2003 तक मध्य प्रदेश में अशोकनगर गुने जिले का हिस्सा हुआ करता था और 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर को अलग जिला घोषित कर दिया गया, किससे, गुना जिले से अलग कर कर। ये वाली डेट आपको नींद में भी याद होनी चाहिए कि अशोकनगर जिले का गठन, भाई अशोकनगर तो पहले भी था, लेकिन इसकी जो सीमाएं की जो बाउंड्री निर्धारित की गई है वो कब की गई। वैसे तो महाभारत काल का है, ऐसा नहीं कि आज बना, लेकिन एक निश्चित बाउंड्री अलग अलग कर दी ना कि भाई ये जो सीमा है ये अशोकनगर की है और ये जो सीमा है ये गुना जिले की है। तो गुना जिले से अलग कर कर अशोकनगर को बना दिया गया। तो अशोकनगर का गठन कब किया, तो 15 अगस्त 2003 को। किस जिले से अलग होकर, तो गुना जिले से अलग होकर। बाकी इसकी जनसंख्या जनसंख्या भी पढ़ाएंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो सर। गुना जिले से अलग किया तो इसमें कितनी तहसीलें वसीलें ये भी पढ़ लो ना। जिले में 8 तहसीलें हैं अभी वर्तमान में, कितनी, 8 है जब तक वीडियो बना रहे हैं। बस जब आगे कुछ हो जाएगा जब और बढ़ा देंगे। इनके नाम क्या है, एक तो खुद अशोकनगर, चंदेरी, ईशागढ़, मुगावली, सोडारा, पिपराई, नई सराय और बहादुरपुर। ये 8 तहसीलें, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 तहसीलें हैं कहाँ, अशोकनगर में। इतना गहराई तो सिर्फ आप अगर एमपीपीएससी का मेंस देने जा रहे हो ना, वहीं पूछेगा, और पूछ सकता है, पूछता है भाई। इसलिए सब कुछ याद होना चाहिए और ये सब किताबों में नहीं होता है। अशोकनगर जिला मध्य प्रदेश के शिवपुरी, गुना, विदिशा और सागर जिले की सीमाओं से घिरा हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इसकी सीमाएं कितने जिले को छूती है अशोकनगर की, तो 1 2 3 4 और एक उत्तर प्रदेश का ललितपुर, यानी कि एक राज्य से टच करती है। अगर राज्य से पूछे तो राज्य से तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की सीमा छूती है। यानी कि राज्य की बात आए तो एकमात्र राज्य की सीमा से लगा हुआ है उत्तर प्रदेश से। और मध्य प्रदेश के जिले शिवपुरी, गुना, विदिशा और सागर, ये एमपीपीएससी घुमा फिरा के बार बार पूछता है, प्री में ही पूछता है और पूछे हुए ये क्वेश्चन, इसलिए ये याद होना चाहिए। अशोकनगर राजधानी भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। ये आप याद रखो नहीं रखो आपकी इच्छा है ना। चलो और डाटा बता देता हूँ। देखिए अशोकनगर भारत के बीचों बीच में स्थित है, क्योंकि भारत का लगभग केंद्र पॉइंट बीच में। विदिशा वैसे एकदम पूरे भारत का केंद्र बिंदु है, लेकिन अशोकनगर भी पड़ोस पड़ोस में ही पड़ता है। अशोकनगर समुद्र स्तर से 507 मीटर, मतलब 507 मीटर ऊपर है। जो रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है ना, औसत ऊंचाई इतनी है, आपने देखा होगा। तो इसकी कितनी है, 507। जो समुद्र का तल होता है ना, उससे 507 मीटर ऊपर है, यानी कि आधा किलोमीटर। ये पठार क्षेत्र, ये तो अपन ने पढ़ ली, क्योंकि मालवा का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है। यह एक कृषि स्थलाकृति, यानी कि यहाँ कृषि भी होती है। और ये पठार डेक्कन प्रसार है, डेक्कन, जो डेक्कन का पठार है ना, पूरा विश्व में फैला हुआ। ये 60 और 68 लाख साल अवधि पहले के अंत में इसका गठन हुआ था, इस डेक्कन का पठार का, और उसका हिस्सा है। इस क्षेत्र में मिट्टी की मुख्य वर्ग मतलब काले भूरे रंग की और भटोरी मिट्टी, यानी पाषाण में है, यानी कि जिसमें थोड़े थोड़े से कंकड़ पत्थर मिले रहते हैं, ऐसी मिट्टी है इसमें। जिसके बाद ज्वालामुखी क्षेत्र की तरह मिट्टी काले रंग के रूप में
उच्च लौह सामग्री बेसाल्ट से जो बनी है। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए उच्च क्षमता की वजह से कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे फसलें अच्छी होती, कम पानी की ज़रूरत पड़ी। अन्य दो प्रकार की मिट्टी और है, हल्की एवं रेत उच्च अनुपात वाली मिट्टी। गर्मी, बारिश और सर्दी तीनों मौसम वर्ष में बराबर बटा हुआ है। मध्य मार्च के महीने से मई तक गर्मी का मौसम रहता है। गर्मियों के महीनों के दौरान औसत जो दैनिक तापमान है ना, वो 35 डिग्री रहता है और आमतौर पर कुछ दिनों में ये अधिकतम 46 डिग्री चल जाता है और न्यूनतम कितना चल जाता है। जब 46 अधिकतम चल जाता है तो न्यूनतम भी चला जाता होगा। नहीं, अधिकतम तो 47 डिग्री चला जाता है दोस्तों। एक मिनट यार, हाँ, अधिकतम तो 47 डिग्री चला जाता है और न्यूनतम 4 डिग्री तक इसका तापमान रहता है। ये वर्षा देख लो, वर्षा 100 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर तक रेंज में रहती है पूर्व से पश्चिम की ओर। ये आपके काम का जो अशोकनगर के रहने वाले वो देख लो, इतना तो पूछा नहीं जाता है। हाँ, अशोकनगर की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, बस इतना आपको ये याद रखना है बस इस स्लाइड से। अब चलो इसकी प्रशासनिक संरचना के बारे में बात करते हैं। तो जिला मुख्यालय उपखंड कितने हैं यहाँ? 4 है। कौन कौन से? अशोकनगर, चंदेरी, ईसागढ़ और मुगावली। और ये चारों के चारों तहसीलें भी हैं। तहसीलें मैंने बताई दी कि 8 तहसीलें इसमें। आपको ये क्रमांक याद रखना, कितनी तहसीलें? 8 तहसीलें इसमें। कौन कौन सी? अशोकनगर, चंदेरी, ईसागढ़, मुगावली, सडोरा, पिपरई, नई सराय और बहादुरपुर। 1 2 3 4 5 6 7 8 तहसीलें हैं। और क्या है? और भी तो है ना। ये डाटा सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। अगली विकास खंड भी यहाँ पे 4 है। कौन कौन से? अशोकनगर, चंदेरी, ईसागढ़, मुगावली। यानी कि ये जो अशोकनगर, चंदेरी, ईसागढ़, मुगावली ये बड़े बड़े नगर हैं वहाँ पे। अच्छा, नगरीय निकाय कितने? 6 हैं। कौन कौन से? वही अशोकनगर, चंदेरी, ईसागढ़, मुगावली। ये 4 तो है ही है और 2 और बढ़ गए इनमें, सडोरा और पिपरई। ये क्या है? नगरीय निकाय है। विकास खंड तो वो 4 है, जिसके बाद उपखंड भी 4 है। ये सब आपको याद रखना है। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है? 8,45,071। ये बात करें हम 2011 की जनगणना, और अगली जनगणना होनी थी हमारी 2021 में, अभी तक हुई नहीं। जब जनगणना होगी तो अपन ये पॉइंट और जोड़ देंगे। बाकी जितना पढ़ा है ना, पूरे आपके बच्चे भी पढ़ने वाले, ये वही डाटा रहेगा, क्योंकि बदलेगा तो है ही नहीं। जब बदलेगा तो बता देंगे। पुरुषों की जनसंख्या इतनी है 443 और महिला की संख्या है 4 लाख लगभग। तभी तो 4 4 8 लाख हो गए। इन दोनों को जोड़ तो 45,000 हो जाएंगे, है ना। बस इतना ही तो याद रखना है। और अब इसकी जनसंख्या जब 2001 में इसकी जनगणना हुई थी तो 2001 से लेकर 2011 तक 22.66% बढ़ी है। यानी इस जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है इसकी? 22.66। और ये एग्जाम में 2-3 जिलों का पूछा जा चुका है, इसलिए ये भी याद कर लो। अच्छा, लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात है दोस्तों 904 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये क्या होता है? ये मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे। जब 1-1 किलोमीटर तो एक वर्ग बन गए, एक वर्ग किलोमीटर। तो इसमें यहाँ कितने व्यक्ति रहते हैं? नहीं, ये तो इसका वो है, सॉरी यार, जनसंख्या घनत्व, ये तो मैं गलत बात। लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 904 महिला है, तो ये कम है ना। यानी 1000 पुरुषों पर 904 महिला है, यानी ये यहाँ का लिंगानुपात है। अब यहाँ के कुछ फेमस स्थल, जो चंदेरी, ये चंदेरी का किला वगैरह बहुत फेमस है। ये पर्यटक स्थल में, जो पर्यटक स्थल है ना, तो चंदेरी के अलावा दोस्तों यहाँ पर एक ये आनंदपुरम, ये भी बहुत फेमस है। कभी मौका मिले तो ज़रूर जाना। तो ये 2 पर्यटक स्थल यहाँ के मेन है। बाकी अपन ने पर्यटक स्थलों के बारे में अलग से वीडियो बना रखी है, जो मेन है वो बता दें, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पूरे 55 ज़िले यहाँ कवर करवाने वाला हूँ। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।